तो आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है जेईई के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैकेनिक्स का चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं मैकेनिक्स के जो चैप्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होते हैं, है ना। वैसे ही ये भी चैप्टर है, लेकिन इससे हर साल कम से कम एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है जेईई में, या तो मेंस में आ जाएगा या एडवांस में आ जाएगा, कभी कभी दोनों में आ जाता है ना। तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो इस चैप्टर का इसलिए है क्योंकि इसकी जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में इसका यूज आता है, ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग टर्म समझेंगे कि वर्क क्या होता है। तो वर्क के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इनफैक्ट नाइन्थ क्लास में भी वर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो हमने डिफिनीशन सीखा था, वो डिफिनीशन जो सीखा था, अब वो डिफिनीशन नहीं चलेगा। वो डिफिनीशन जो है वो तब के लिए सही था, अभी के लिए वो सही नहीं है। तो पहले जो हमने डिफिनीशन समझा था, वो डिफिनीशन क्या था मैं पहले बताता हूँ। पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ते थे कि इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी and body gets displaced, then it is said that work has been done ऑन द बॉडी। ठीक है, मतलब कि बॉडी पर कोई फोर्स लगाया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कहते थे कि उस पर वर्क जो है वो हो गया है। और उस वर्क की जो वैल्यू कैलकुलेट करते थे, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? कहते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ऐसे निकालते थे हम लोग। इस फॉर्मूले से जो है वर्क डन की वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है, अब जो है कैसे गलत हो जाएगा उसको मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक ऐसा ब्लॉक लेते हैं जिसका शेप जो है वो बिगड़ सकता है, जैसे क्ले हो गया, क्ले का बना हुआ है, या सपोज रबर का बना हुआ है ये ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक फोर्स लगाते हैं इधर से और उतना ही फोर्स इधर से भी लगा देते हैं। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो ब्लॉक है, चूंकि रबर का बना हुआ है, तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन इसका शेप बिगड़ गया। इसका शेप जो है अब कुछ ऐसा हो गया, यानी यहां से ये बाउंड्री जो है गायब हो गया, इसकी बाउंड्री ऐसी हो गई। तो आप देखेंगे कि इस ब्लॉक का या ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो अभी भी वही का वही है ना। सेंटर जो है अभी भी वही का वही है, और ये बॉडी जो है कहा गया कि ये बॉडी जो है एक तरह से देखा जाए तो डिस्प्लेस नहीं हुआ है। तो क्या इस पर वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो इस पर वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, इसका जो सेंटर है वही का वही है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इस पर वर्क हुआ है, क्योंकि जब भी कोई बॉडी डिफॉर्म होता है तो उस पर वर्क होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एक रबर का बॉल है। रबर के बॉल को अगर मैं डिफॉर्म कर देता हूं, ठीक, जब उसको छोड़ता हूं तो वापस अपने शेप में आ जाता है। वापस शेप में कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि जब हमने उसको डिफॉर्म किया था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई होगी? क्योंकि हमने कोई वर्क किया होगा। जब हम लोग वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आता है। फिर हमने अपना फोर्स हटा लिया तो क्या हुआ? वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसने कुछ वापस वर्क किया ताकि शेप में आ सके, उसके शेप को वापस ला दिया। यानी हमने डिफॉर्म करने में, उस बॉल को डिफॉर्म करने में कोई वर्क कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफॉर्म करते हैं तो उस पर वर्क होता है। एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे कि ये एक स्प्रिंग है। ठीक, इस स्प्रिंग पर हमने कोई दोनों तरफ से फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर दिया, है ना। इसको हमने इतना छोटा सा कर दिया।
सपोज यही था यहाँ पर ये वाला फिगर समझे कि यहाँ पर है ना, तो ये इतना बड़ा था, इसको हमने कंप्रेस करके छोटा कर दिया। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, वापस उछल करके अपने शेप में आ जाएगा। तो उसको उछल करके शेप में क्यों आएगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। हमने जो कंप्रेशन किया तो हमने इस पर कोई वर्क किया था, यानी हमने उसको एनर्जी दे दिया था, और जब हमने फोर्स को हटाया अपना तो उस पोटेंशियल एनर्जी ने इसको शेप में ला दिया। ठीक है, यानी हमने जब डिफॉर्म किया इस पर तो इस पर हमने कोई वर्क किया था, जबकि देखेंगे कि एक्चुअली में इस स्प्रिंग का जो सेंटर है वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, सेंटर डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो इस फॉर्मूले से वर्क डन 0 होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि इसमें बाय ओल्ड डिफिनीशन वर्क डन शुड बी 0, है ना, जबकि सही नहीं है। जैसा कि मैंने यहां बताया कि जब भी किसी बॉडी को हम लोग डिफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं, यानी हमने कोई ना कोई वर्क किया है, तो ये जो 0 रिजल्ट आया है ये गलत है, ये सही नहीं है। तो सही डिफिनीशन क्या है, सही डिफिनीशन ये है कि जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया था, है ना, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया था, अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया है तो कहेंगे कि वर्क हुआ है। जैसे कि स्प्रिंग में भी देखेंगे, अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, फोर्स लगाकर यहां कंप्रेस कर देता हूं, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा था वो पॉइंट तो यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, है ना, यहां फोर्स लगाया था, ये डिस्प्लेस होकर के यहां आ गया। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया था अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हो गया है तब कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो एक्चुअल डिफिनीशन जो है वो ये है। तो करेक्ट डिफिनीशन जो है मैं वो लिखता हूं, है ना, करेक्ट डिफिनीशन जो है ऑफ वर्क, ये लिखेंगे व्हेन अ फोर्स is applied on a body and the point of application of force gets displaced, then it is said that work has been done। ठीक है, तो अब जो है डिस्प्लेसमेंट हमें बॉडी का नहीं देखना, यहां पर जो था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये जो बॉडी वाला पॉइंट है ये हटा देना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब जो वर्क का कैलकुलेशन करेंगे, तो जब भी वर्क निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई किया गया है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ही मैं बता देता हूं, ये होता है अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। और अगर वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ तब कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है, और जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
तो अब इस डिफिनीशन से देखेंगे तो ये जो है, ये फिगर देखें, उस डिफिनीशन से देखेंगे तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था ये यहां से यहां डिस्प्लेस हो चुका है, ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था ये भी यहां से यहां डिस्प्लेस हो चुका है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है और इसलिए इस पर पॉजिटिव वर्क हुआ है, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां देखेंगे इस पॉइंट पर फोर्स इधर लग रहा था, तो जिधर फोर्स लग रहा था उधर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हुआ, तो यहां भी पॉजिटिव वर्क हुआ है, यहां भी पॉजिटिव वर्क हुआ है। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा हो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो कहते हैं कि वर्क हुआ है। उसी तरह से स्प्रिंग में देखेंगे कि यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो जिधर लग रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। यहां भी जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा था उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिधर फोर्स लग रहा है, तो इस पर भी पॉजिटिव वर्क हुआ है। और जब भी पॉजिटिव वर्क होता है तो पॉजिटिव एनर्जी जाकर के स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफिनीशन। अब अगर हम ये बात कहें कि एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं इसमें, जैसे मान लिया जाए मेरे हाथ में चौक है, इस चौक से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। तो लाइन ड्रॉ करने में बोर्ड और चौक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है क्या ये बोर्ड पर वर्क कर रहा है, क्या ये चौक पर वर्क कर रहा है, हमें चेक करना है। पहले हम चेक करेंगे वर्क डन बाई चौक। चौक का मतलब हो गया यह फ्रिक्शन ही जो है वो चौक और बोर्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो हम लोग अल्टीमेटली पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शन का वर्क पूछ रहे हैं, है ना, ऑन द बोर्ड, ठीक है। ये बताना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, या जीरो वर्क हुआ है, या पॉजिटिव वर्क हुआ है, या निगेटिव वर्क हुआ है, ठीक। तो कोई कह सकता है कि जैसे यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जैसे जैसे इधर चौक बढ़ता जा रहा है आगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस पर वर्क होना चाहिए नहीं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि पहले जिस पॉइंट पर मैंने चौक रखा था बोर्ड का वो पॉइंट खिसका नहीं है, हमने चौक को खिसकाया है। बोर्ड का ये पॉइंट जहां पर था वहीं पर है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हमने चेंज कर दिया है। पहले मैंने यहां फोर्स लगाया, फिर यहां फोर्स लगाया, फिर यहां फोर्स लगाया, फिर यहां, मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करते जा रहा हूं। वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां था वो अभी भी वहीं रुका है, यहां जो पॉइंट था वो अभी भी बोर्ड का वहीं रुका है, यानी बोर्ड के जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थे वो चल नहीं रहे, वो अपनी जगह पर ही खड़े हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चूंकि डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इसलिए जो है इस पर वर्क, बोर्ड पर वर्क नहीं हुआ है ना। तो ये जो वर्क है ये हो गया जीरो, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हुआ बल्कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया गया है एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is not displaced but it is changed, it is changed, है ना। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई कहेगा कि मैंने पहले यहां फोर्स लगा दिया फिर मैंने यहां फोर्स लगा दिया तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस थोड़े हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां से वहां गया नहीं, पॉइंट जहां हमने फोर्स लगाया था वो पॉइंट तो अभी भी वही है। हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही बदल दिया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलने से वर्क नहीं होगा, बोर्ड का ये पॉइंट तो अभी भी वही है, तो इसलिए कहा गया कि इसमें कोई वर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस फ्रिक्शन ने क्या चौक पर कोई वर्क किया है, तो चौक पर वर्क किया है, क्योंकि चौक पर जहां फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, जिस पॉइंट ये इसका जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो पॉइंट चल रहा है आगे की तरफ, है ना। तो कहेंगे कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन चौक इज निगेटिव। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि चौक जिधर जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स उसका उल्टे लग रहा है ना।
और ये कर सकते हैं कि इसमें जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है चौक के साथ में चल रहा है। अगर मुझे इस पर वर्क निकालना है तो इस पर कहां फोर्स लग रहा होगा वो देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो साथ में इधर इधर खिसक रहा है और इसलिए इस पर जो है वर्क हुआ है। तो फ्रिक्शन ने इस पर वर्क किया है और निगेटिव वर्क इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि चौक जिधर जा रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा तो निगेटिव वर्क होता है और इसलिए मैंने कहा कि यहां पर निगेटिव वर्क हुआ है ना। इनफैक्ट हम लोग अभी निगेटिव पॉजिटिव की बात ना करें तो बेटर है क्योंकि वर्क के बारे में और कुछ हमें अभी समझना है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि इस पर वर्क हुआ है क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक, इसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल करेंगे। जैसे सपोज अपने पास एक कोई छोटा सा बॉल है ना, एक छोटा सा बॉल है, इस पर हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे होता है हमने हाथ में एक पत्थर लिया, पत्थर लेकर के पत्थर को हमने 1 मीटर तक ऐसे हाथ से घुमाया, फिर उसको छोड़ दिया तो पत्थर जो है 100 मीटर आगे चला गया। यानी ये जो पत्थर है, पत्थर को मैंने 1 मीटर आगे तक डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहां तक मैंने फोर्स लगाया। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो यहां तक लगा था और इसके बाद मैंने छोड़ दिया तो इसके आगे ये 100 मीटर और आगे निकल गया। ठीक, अब पूछा गया कि ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स ने कितना वर्क किया है इस स्टोन के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर। तो वर्क डन बाई फोर्स। ठीक है, आप देखेंगे कि पत्थर का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर प्लस 100 मीटर हुआ है, यानी 101 मीटर हुआ है। तो कोई ये भी कह सकता है कि जो वर्क डन है वो हुआ, फोर्स है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुआ 101 मीटर का। ठीक है, यानी कि 1010 जूल, इतना जूल का वर्क हो गया। कोई ऐसे भी कर सकता है, लेकिन ये गलत आंसर है। गलत आंसर इसलिए है क्योंकि जो वर्क है वो तभी तक हम लोग कर रहे हैं जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं। वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। तो फोर्स तो सिर्फ 1 मीटर तक ही लगा है, उसके आगे तो फोर्स ही नहीं है। हो सकता था कि अगर आगे कोई रुकावट नहीं हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो ये पत्थर तो हो सकता था इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चले जाता। तो क्या हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वर्क किया होगा? बिल्कुल भी नहीं किया होगा। और इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उतने दूर तक ही लेते हैं जितने दूर तक फोर्स लगाया हो। तो फोर्स हमने सिर्फ 1 मीटर तक लगाया और 1 मीटर तक लगाया तो हमने वर्क सिर्फ इतने दूर तक किया होगा। तो इस वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 10 न्यूटन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ 1 मीटर लेंगे, यानी हमने सिर्फ 10 जूल का वर्क किया। तो जब भी हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो हाथ से जब घुमाया हमने तो जितने देर तक हाथ गया उतने देर तक हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो है हम लोग वर्क करते हैं तो उसको एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, यानी कि पत्थर को कोई वेलोसिटी मिल गई। अब उस वेलोसिटी से वो कितना भी डिस्टेंस जा सकता है। अगर आगे कोई रुकावट नहीं है तो वो तो चलता ही रहेगा। हो सकता है सामने दीवार आ गई तो जल्दी रुक जाएगा, सामने दीवार नहीं आएगी, बहुत दूर दीवार आएगी तो दूर जाकर रुकेगा, है ना। तो आगे जो है कहां जाकर रुकेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो एनर्जी दिया, जो वर्क किया, वो सिर्फ 1 मीटर तक ही दिया है। तो जब भी वर्क निकालें तो ये ध्यान रखना है कि जब तक फोर्स लगता है उसी ड्यूरेशन का हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है, आगे का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं लेना है। तो अभी हमने वर्क का डिफिनीशन केवल समझा है, अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क जो है उसको समझेंगे। जैसे कोई कांस्टेंट फोर्स होता है तो उसके कारण से वर्क डन कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है। कोई वेरिएबल फोर्स होता है तो उसके कारण से वर्क डन कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है। तो ये सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कोई कांस्टेंट फोर्स है उसके कारण से वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये हुआ
कि वैसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। जैसे हो सकता है कि ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ा करते थे एक कैलकुलेशन ऑफ वर्क के लिए फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो फॉर्मूला जो है वो तभी वैलिड होता था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। अब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये जरूरी नहीं कि दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे, किसी एंगल पर हो सकते हैं, और इसलिए वो पुराना वाला फॉर्मूला जो है अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस नए फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये जो नया फॉर्मूला है इसके हिसाब से जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो आता है F डॉट S, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता हो तो इसको लिखेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क डन कैलकुलेट करने का वो ये है। यहाँ पर F जो है ये है फोर्स अप्लाइड, और S जो है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक, और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग F से लिखेंगे, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है इसको स्मॉल s लिखेंगे इस तरह से, और जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम लोग कई तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, ये जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप देखेंगे कि ये जो है ये हो गया फोर्स, और सपोज ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो मैं जानना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में कितना होगा और फोर्स के परपेंडिकुलर कितना होगा। तो मुझे इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिजोल्व करना है। तो रिजोल्व करने के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट करना होता है, एक फोर्स की तरफ होगा और एक फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट आएंगे। तो एस का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा एस कॉस थीटा, और इधर जो आएगा ये आएगा एस साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो एस कॉस थीटा है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एलोंग फोर्स, है ना, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जो बेसिक फॉर्मूले से ही आया है, लेकिन इसका भी जो है कई बार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, साथ में ये ध्यान रखना है कि चूंकि यहाँ पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है और इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, यानी जो वर्क डन है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब देखेंगे कि एफ कॉस थीटा क्या है। जैसे ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थे, मैं एक बार फिर से इनका डायग्राम बनाता हूं, है ना। ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। तो यहां क्या किया था मैंने, यहां डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिजोल्व किया था, डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व किया था फोर्स के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर।
यहां पर क्या करेंगे, फोर्स को रिजोल्व करते हैं। फोर्स को रिजोल्व करेंगे, एक तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर इधर, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आएगा एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आएगा एफ साइन थीटा। तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहां पर 4 फॉर्मूले हो गए। 4 फॉर्मूले कौन कौन से, एक तो ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं एफ डॉट एस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है। अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिए गए होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया गया हो और दोनों के बीच का एंगल दिया गया हो, तो हम लोग एक ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 4 फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये 2 हो गए। अब ये चारों फॉर्मूले जो है वो अलग अलग जगह पर यूज किए जा सकते हैं या एक जगह भी चारों यूज किया जा सकता है ना। लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन चारों में से कोई एक जो है वो यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अभी जो भी फॉर्मूले हमने सीखे उनका एप्लीकेशन सीख लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, सपोज एक स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच्ड है जिसका मास है m, ठीक, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से यहां से रिलीज कर दिया गया। तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ये ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ फाइनली जो है नीचे आएगा, यानी फाइनली जो है स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये l है, इसका मास m है, तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉल। ये जो बॉल है इस पर ग्रेविटी ने कितना वर्क किया इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ये चारों फॉर्मूले यूज करके समझेंगे। पहले हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। आप देखेंगे कि ये जो बॉल है इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, है ना। तो ये जो फॉर्मूला कहता है कि एक तो फोर्स लो और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो फोर्स चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वैसे पार्टिकल देखा जाए तो यहां से चल करके यहां आया है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है √2l। ए लिए पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया डिस्प्लेसमेंट √2l। लेकिन mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितना ये वर्टिकल हाइट है, तो mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ l। तो जब मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा फोर्स mg इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ mg, दैट इज l। तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो आ गई mgl। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, है ना। इसमें हमें पता करना है पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और फोर्स लग रहा है इधर, तो ये वाला जो एंगल है ये आना चाहिए 45 डिग्री, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये 45 होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए।
ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो यहां पर देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो मैं इस फॉर्मूले को जो है यूज करता हूं। पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालूंगा अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ आएगा mg cos 45 डिग्री। ठीक, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। इसमें पहले कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें जो है ये है √2l। तो देखिए cos 45 जो है 1/√2 होता है, 1/√2 यहाँ का और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर है ये होगा mgl। ठीक, अब आते हैं तीसरे वाले फॉर्मूले पर। तीसरा फॉर्मूला जो है हम लोग इसको यूज करेंगे, या सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और दोनों के बीच का एंगल थीटा चाहिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है mg है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है √2l। उसके बाद थीटा जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, तो रखेंगे cos 45 डिग्री। ये भी देखेंगे कि mgl आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये वाले फॉर्मूले पर। तो इसके लिए हमें फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो पहले जो फोर्स है मैं उसको लिखता हूं, मैं ऐसे मान लेता हूं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो y डायरेक्शन है और राइटवर्ड डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन ले लिया। तो देखेंगे कि जो फोर्स है mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब y के जस्ट अपोजिट। तो मैं उसका वैल्यू लिखूंगा -mg j कैप। mg मैग्नीट्यूड है और -j कैप डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है, l नीचे की तरफ और l जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन जो है निगेटिव x डायरेक्शन हो जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है निगेटिव y डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे -li कैप -lj कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जो है हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज कर सकते हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है F.S। तो F हो गया -mg j कैप डॉट -li कैप -lj कैप। ठीक, तो जैसा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में जो है मल्टीप्लाई करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि i वाले का i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले का j के साथ करते हैं। तो इसमें j वाले का j के साथ करेंगे, i वाला इसमें है, इसमें 0 है, तो i वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस और माइनस प्लस, तो हो जाएगा ये प्लस mgl और j डॉट j1 होता है। तो फाइनली देखेंगे कि इसमें भी आंसर जो है वो mgl ही आया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आंसर जो है वो सेम आंसर आना है। ठीक है, लेकिन जहां पर जैसी जरूरत होगी या जहां पर जो कोई फॉर्मूला जो है वो आसानी से अप्लाई हो रहा हो तो उसको अप्लाई करेंगे। हमें अप्लाई तो एक ही करना है, बस हमने यहां पर ये सीखा कि ये चारों फॉर्मूले जो है वो किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं।